अब हम सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कंजर्वेटिज्म क्या है। तो कंजर्वेटिज्म बेसिकली एक ऐसी फिलॉसफी है जो कि ट्रेडिशंस को, स्टेटस को सपोर्ट करता है और रेवोल्यूशनरी सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस को ये अपोज करता है। कंजर्वेटिव्स राइट विंग है और दूसरी बड़ी बात यह है कि ये एडवोकेट करता है ग्रेजुअल रिफॉर्म्स और चेंजेस की। ये कहता है कि सोसाइटी में जो चेंजेस है और जो रिफॉर्म्स है वो धीरे धीरे होने चाहिए। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कंजर्वेटिव्स जितने भी रहे हैं या फिर जो कंजर्वेटिज्म है, इसकी ये मान्यता है कि जो सोसाइटी है ये एक ऑर्गेनिक एंटिटी है और ये बिलीव करता है कि सोसाइटी में हायरार्किकल सोशल सिस्टम पाया जाता है, ना कि इक्वालिटी। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कंजर्वेटिज्म है, ये चाहते हैं कि जो इंस्टीट्यूशंस है, कस्टम्स है, वैल्यूज़ है, इनको कहीं न कहीं प्रिज़र्व रखा जाए क्योंकि इनकी सोसाइटी में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इस प्रकार से जितने भी कंज़र्वेटिव थिंकर्स रहे हैं या फिर जो कंज़र्वेटिज़्म अवधारणा है, इसने जो क्रमिक सुधार है यानी कि ग्रेजुअल रिफॉर्म्स है, उसका इन्होंने समर्थन किया। कंज़र्वेटिज़्म के अनेक थिंकर रहे हैं, जिनमें पहला नाम आता है रिचर्ड हुकर का, दूसरा नाम आता है एडमंड बर्ग का, तीसरा नाम आता है माइकल ऑक्सफोर्ड का, चौथा नाम आता है इरविंग क्रिस्टोल का, पांचवा नाम आता है थॉमस हॉब्स का, छठा नाम आता है जॉन लॉक का, सातवां नाम आता है डेविड ह्यूम का, आठवां नाम आता है एलेक्स डी टोकेविले का, अगला नाम आता है रसल किर्क का, वहीं अगला नाम आता है टेड हॉन्ड्रिक का, नेक्स्ट नेम आता है जोसेफ दी मायर्स्ट्रे, अगला नाम आता है हायाक का, वहीं अगला नाम आता है रॉबर्ट नोजिक का और लास्ट नाम आता है हन्ना आरेंट का। तो जितने भी विचारक कंजर्वेटिज्म से जुड़े हैं, आप इनको अच्छे से डिस्कस कर लें, अच्छे से याद कर लें, क्योंकि एग्जाम में अक्सर इनको पूछा जाता है। अब हम कंजर्वेटिज्म के कोर थीम को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें पहला थीम आता है कि ये ट्रेडिशंस की बात करता है, परंपराओं की बात करता है। दूसरा थीम आता है इसका प्रॉपर्टी की, क्योंकि ये प्रॉपर्टी की बात करता है। तीसरा इसका थीम आता है ह्यूमन इम्परफेक्शन, यानी कि ये मानव अपूर्णता को मानता है। अगला इसका थीम आता है हायरार्की एंड ऑथोरिटी और लास्ट इसका थीम आता है ऑर्गेनिक सोसाइटी, क्योंकि ये समाज को एक आंगिक दृष्टि से देखता है, ऑर्गेनिक एंटिटी के रूप में देखता है। तो चलिए अब हम इनको एक एक करके अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। कंजर्वेटिज्म का पहला थीम आता है ट्रेडिशंस, जिनको आप हिंदी में कहते हैं परंपराएं। तो पहली बात यह है कि ये फेथ करता है गॉड के ऊपर। ये कहता है कि जितने भी कस्टम्स होते हैं, प्रैक्टिसेस होती है सोसाइटी में, वो गॉड गिवन है, यानी कि भगवान के द्वारा दिया गया है या फिर बनाया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि एडमंड बर्क ने बिलीव किया था कि जो सोसाइटी है वो शेप की जाती है जो नेचुरल लॉज होते हैं उसके द्वारा। इन्होंने फेमसली कहा भी था कि सोसाइटी इज द पार्टनरशिप विद इन दोज हु आर लिविंग, दोज हु आर डेड एंड दोज हु आर टू बी बॉर्न। इसका मतलब ये है कि इन्होंने ये कहा कि समाज उन लोगों के बीच एक पार्टनरशिप है, साझेदारी है, जो अभी जीवित हैं, जो लोग मर चुके हैं और जो अभी आने वाले हैं, यानी कि जन्म लेने वाले हैं। कंजर्वेटिज्म का अगला थीम आता है ह्यूमन इम्परफेक्शन, यानी कि ये मानव को अपूर्ण समझता है। तो इसमें पहली बात यह है कि ओ सुलिवन, जो कि एक कंजर्वेटिव थिंकर रहे हैं, इन्होंने ये कहा कि कंजर्वेटिज्म एक फिलॉसफी है ह्यूमन इम्परफेक्शन की। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बोलता है कि जो ह्यूमन बीइंग है ये साइकोलॉजिकल लिमिटेड है और डिपेंडेंट क्रिएचर है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बच्चे हैं तो हम अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, अगर हम यूथ हैं तो हम अपनी जॉब या फिर वर्क के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं, और अगर हम बूढ़े हो चुके हैं, ओल्ड हैं, तो हम कहीं ना कहीं अपने बच्चे या फिर जो केयर टेकर होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। अगर हम बीमार हैं तो डॉक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट करते हैं। और अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि ह्यूमन बीइंग्स जो है वो कहीं ना कहीं मॉरली इम्परफेक्ट होते हैं। तो जितने भी कंजर्वेटिव्स रहे हैं, इन्होंने कहीं ना कहीं ह्यूमन नेचर का पेसिमिस्टिक व्यू दिया। यहाँ तक कि हॉब्स और जो हॉब्सियन है, इन्होंने भी ह्यूमन जो बीइंग है उसका जो नेचर है, इन्होंने नेगेटिवली कनोट किया। तो इन्होंने ये कहा कि जो ह्यूमन काइंड है ये सेल्फिश होते हैं, ग्रीडी होते हैं। जैसा कि हॉब्स ने एक इम्पोर्टेंट कोट दिया भी था, जिसमें इन्होंने कहा था कि शक्ति के बाद शक्ति की इच्छा प्राथमिक मानवीय इच्छा है, जिसका मतलब ये है कि जो लस्ट फॉर पावर है
ये कहीं न कहीं मानव की पहली और सबसे इम्पोर्टेंट डिज़ायर होती है। वहीं अगली इम्पोर्टेंट बात ये है कि कुछ कंज़र्वेटिव्स इस नेगेटिव जो ह्यूमन नेचर है, इसको ये मानते हैं ओल्ड टेस्टामेंट डॉक्ट्रिन ऑफ ओरिजिनल सिन। कंज़र्वेटिज़्म का अगला थीम आता है कि ये ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात करता है। ये कहता है कि सोसाइटी जो है वो कहीं न कहीं ऑर्गेनिक रूप में काम करती है, जहाँ एक तरफ जो इंडिविजुअल्स होते हैं ये डिपेंडेंट होते हैं, वहीं दूसरी तरफ सिक्योरिटी सीकर्स होते हैं। इसकी अगली महत्वपूर्ण बात ये है कि ये कहता है कि इंडिविजुअल को कभी भी सोसाइटी से सेपरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सोसाइटी एक ऑर्गेनिक एंटिटी होती है। जिस तरह से हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, इनका एग्जिस्टेंस पृथक नहीं है, सेपरेट नहीं है, वो बॉडी से अलग नहीं हो सकते हैं, उसी तरह से इंडिविजुअल सोसाइटी से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है ये सभी सामाजिक जो समूह होते हैं उनका हिस्सा होता है। उनका जो परिवार है, मित्र है, सहकर्मी समूह है, यानी कि जो पीयर ग्रुप्स है, वर्कमेट्स है, कुलीग्स है, लोकल कम्युनिटी है, यहाँ तक कि नेशंस है, इन सभी का हिस्सा होता है और इनके साथ मिलकर काम करता है। और इस तरह की जो एक्टिविटी है इसको कहीं ना कहीं सोशल कंजर्वेटिज्म कहा जाता है। अगली महत्वपूर्ण बात यह है कि जो ट्रेडिशनल कंजर्वेटिव्स रहे हैं, इन्होंने जो फ्रीडम है उसको कहीं ना कहीं नेगेटिवली देखा और इन्होंने ये कहा कि व्यक्ति को कहीं ना कहीं अकेला छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि उससे ही उसकी स्वतंत्रता कायम रहती है। खास बात यह है कि फ्रेंच जो सोशियोलॉजिस्ट रहे हैं जिनका नाम था इमाइल दुर्खिम, इन्होंने इसको बड़ी मात्रा में व्याख्यात किया, एक्सप्लेन किया और इन्होंने इसे एनोमी कहा। तो एनोमी का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सामाजिक स्थिति जहाँ पर व्यक्ति अकेला हो जाता है, परेशान हो जाता है और जहाँ पर भ्रम यानी कि इल्यूजन और एनार्की फैल जाती है। इमाइल दुर्खिम ने ये कहा कि जो पोस्ट इंडस्ट्रियल एरा है उसके बाद कहीं ना कहीं एनोमी की जो सिचुएशन है वो फैल गई थी, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे लोग पीड़ित थे, परेशान थे, बेकार थे, यानी कि जॉब नहीं थी, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं जो क्राइम है और जो सुसाइड है उसके लिए प्रेरित होते थे। तो इसी स्थिति को इन्होंने कहीं ना कहीं एनोमी कहा। जर्मी बेंथम ने एक इम्पॉर्टेंट कोट दी जिसमें इन्होंने ये कहा कि देयर इज नो सच थिंग एज सोसाइटी, ओनली इंडिविजुअल्स एंड देयर फैमिली। तो इसका मतलब ये है कि बेंथम कहते हैं कि समाज जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, केवल व्यक्ति होते हैं, उनकी फैमिली होती है, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, अदरवाइज सोसाइटी जैसी कोई चीज़ नहीं है। कंजर्वेटिज्म का अगला थीम आता है हायरार्की और अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि कंजर्वेटिज्म हायरार्किकल जो सिचुएशन होती है, अथॉरिटी होती है, उसके ऊपर ये बिलीव करता है। इसका मतलब ये है कि ये बोलता है कि जो सोसाइटी है ये नेचुरली हायरार्किकल होती है और जो हम कहते हैं कि जेन्युइन सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, ये मिथ है, ऐसा कंजर्वेटिज्म कहता है। अगली महत्वपूर्ण बात ये है कि ये बोलता है कि नेचुरल इक्वालिटी ऑफ वेल्थ और जो सोशल पोजीशन है वो होना स्वाभाविक है, क्योंकि सभी लोग इक्वल नहीं होते हैं, सभी के पास डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके से वेल्थ होती है। किसी के पास बहुत कम पैसा होता है, किसी के पास बहुत ज़्यादा होता है, कोई जन्म से ही अमीर होता है, यानी कि अमीर जो फैमिली होती है, रिच फैमिली होती है, उसमें जन्म लेता है, कोई पुअर फैमिली में जन्म लेता है। सोशल पोजीशन भी अलग अलग होती है जो कि नेचुरली होती है, जैसे कोई दलित के घर में पैदा होता है, कोई ब्राह्मण के घर में पैदा होता है। तो इस तरह की मान्यताएं कंजर्वेटिज्म की रही है। तो इसका मतलब ये है कि जो हायरार्की है इसमें ये बिलीव करता है। हायरार्की का मतलब होता है कि अलग अलग पद होते हैं, छोटे से लेके बड़े पद तक हायरार्की होती है। जैसे एक छोटा व्यक्ति होता है, उसका बॉस होता है, फिर उसके ऊपर और बॉस होता है, फिर उसके ऊपर और बॉस होता है, उसके ऊपर फिर उसका बॉस होता है। तो ये समाज में पदों की जो है वो कहीं ना कहीं हायरार्की होती है, पदानुक्रम होता है। अगली महत्वपूर्ण बात ये भी है कि एडमंड वर्क जैसे प्री डेमोक्रेटिक कंजर्वेटिव्स इस तरह की चीज को, इस तरह की स्थिति को कहीं ना कहीं नेचुरल एरिस्टोक्रेसी की संज्ञा दिया करते थे। कंजर्वेटिज्म का अगला थीम आता है प्रॉपर्टी, जिसको आप हिंदी में कहते हैं संपत्ति। तो इसकी सबसे खास बात यह है कि आपके पास जितनी ज्यादा प्रॉपर्टी होगी उतनी आपको समाज में सिक्योरिटी मिलेगी। ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको सिक्योरिटी देता है, चाहे इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो, सोशल हो, कल्चरल हो या फिर हेल्थ रिलेटेड सिक्योरिटी हो।
अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रॉपर्टी ओनरशिप है आपकी, यानी कि जितनी बड़ी मात्रा में आपके पास प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी को आप ऑन करोगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो सोशल वैल्यूज़ है वो स्प्रेड होगी, यानी कि समाज में आपका रुतबा, आपका जो ओहदा होता है, स्टेटस होता है, वो इंक्रीज़ होगा। तो आपके लिए प्रॉपर्टी का होना अनिवार्य है, ऐसी मान्यता कहीं न कहीं कंज़र्वेटिज़्म के द्वारा दी जाती है। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ कंज़र्वेटिज़्म की, तो इसमें कंज़र्वेटिज़्म के 4 टाइप्स आते हैं, जिसमें पहला आता है अथॉरिटेरियन कंज़र्वेटिज़्म, दूसरा आता है लिबर्टेरियन कंज़र्वेटिज़्म, तीसरा इसमें आता है कंपैशनेट कंज़र्वेटिज़्म और लास्ट यानी कि चौथा इसमें आता है पैटर्नलिस्ट कंज़र्वेटिज़्म। तो चलिए अब हम एक-एक करके इनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला इसमें आता है अथॉरिटेरियन कंज़र्वेटिज़्म, जिसको आप हिंदी में कहते हैं सत्तावादी रूढ़िवाद। तो इसको जाना जाता है रिएक्शनरी कंज़र्वेटिज़्म, जिसमें कि ये रेफर किया जाता है कि ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ऑटोक्रेटिक रिजीम के ऊपर फोकस करती है, और ये जो कंज़र्वेटिज़्म है ये एथनिक नेशनलिज्म की बजाय नेशनलिज्म के ऊपर फोकस करती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि जो अथॉरिटेरियन कंज़र्वेटिज़्म है, यानी कि ये एक प्रकार का मूवमेंट है जो कि अपना डिवोशन, अपनी आस्था या फिर भक्ति दिखाता है रिलीजन के ऊपर, ट्रेडिशंस के ऊपर, कल्चर के ऊपर। और ख़ास बात ये भी है कि ये फोकस करता है जो फर्वेंट नेशनलिज्म है, यानी कि उग्र राष्ट्रवाद है, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करता है। दूसरी बड़ी बात ये है कि इसको हम एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के तौर पर देख सकते हैं, जो कि ऑर्डर, ट्रेडिशंस और जो हायरार्की होती है उसको ध्यान केंद्रित करता है, उसकी वकालत करता है। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कम्युनिस्ट्स हैं, नाज़ीज़ हैं और एनार्किस्ट हैं। दूसरी बड़ी बात ये है कि जो अथॉरिटेरियन कंजर्वेटिव मूवमेंट्स है और जो रिजीम्स है, इसके उदाहरण हैं चाइना का चियांगिज्म और ग्रीस का मेटाक्सिज्म और स्पेन है उसका फ्रेंकोइज्म है। इसका नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जोसेफ मेस्ट्रे अथॉरिटेरियन रिजीम के बहुत बड़े सपोर्टर रहे थे, और इसका अगला पॉइंट ये है कि इन्होंने कहा था कि जो सोसाइटी होती है वो दो थॉट्स के द्वारा कंडक्ट की जाती है, जिसमें पहला थॉट आता है अथॉरिटी और दूसरा आता है चेंज यानी कि रेवोल्यूशन। अगले प्रकार का कंजर्वेटिज्म आता है कंपैशनेट कंजर्वेटिज्म। इसको जाना जाता है अमेरिकन कंजर्वेटिज्म के नाम से। इसकी अगली खास बात ये है कि इसको कहा जाता है कि ये एक अमेरिकन पॉलिटिकल फिलॉसफी है, जो कि इस बात के ऊपर फोकस करती है कि जो कंजर्वेटिव टेक्निक्स है उसकी वजह से, यानी कि उन सभी चीज़ों से सोसाइटी में वेलफेयर किया जाना चाहिए। इसकी एक बात ये भी है कि इस शब्दावली को 1979 में अपने व्याख्यान में अमेरिकन हिस्टोरियन और पॉलिटिशियन डग वीड ने कॉइन किया था। अगली इसकी खास बात ये भी है कि जो ये फिलॉसफी है ये सपोर्ट करती है कि सोसाइटी में जो डिसएडवांटेज्ड पीपल है और जो पॉवर्टी है उसको रिमूव किया जाना चाहिए, यानी कि जो गरीब लोग हैं उनकी सहायता की जानी चाहिए, उनको जो प्राइमरी गुड्स है, सर्विसेज है वो प्रोवाइड की जानी चाहिए और पॉवर्टी को दूर किया जाना चाहिए। अगला इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 2001 से 2009 के बीच जो कंपैशनेट कंजर्वेटिज्म है ये शब्दावली अमेरिका में काफ़ी प्रचलित रही, और इसको प्रचलित किया उस समय के अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने। थर्ड प्रकार का कंजर्वेटिज्म आता है पैटर्नलिस्टिक कंजर्वेटिज्म। तो इसकी खास बात यह है कि इसको जाना जाता है वन नेशन कंजर्वेटिज्म, और इसकी दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रकार के कंजर्वेटिज्म को दिया गया था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन डिज़रेली के द्वारा, जिसमें इन्होंने ये कहा था कि सोसाइटी में इंडिविजुअल के डोमिनेंस की जगह सोशल ऑब्लिगेशंस होने चाहिए। अगली इम्पोर्टेंट बात यह है कि बेंजामिन डिज़रेली ने ये कहा था कि ब्रिटेन में दो प्रकार के एमर्जिंग नेशंस है, जिनमें पहला आता है रिच नेशन, दूसरा आता है पुअर नेशन। इनकी अगली खास बात ये रही थी कि जो पैटर्नलिस्ट कंजर्वेटिज्म है ये फोकस करता है प्रैग्मेटिज्म के ऊपर,
ट्रेडिशनलिज्म के ऊपर ऑर्गेनिक सोसाइटी की बात करता है, समाज में जो हायरार्की पाई जाती है उसके ऊपर फोकस करता है। ये कहता है कि लोग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर फोकस करें, और ये मिडल वे इकोनॉमिक्स की बात करता है, और साथ में ये क्वालिफाइड वेलफेयरिज्म की बात करता है। कंजर्वेटिज्म का फोर्थ टाइप आता है लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म। तो इसकी खास बात यह है कि ये एक प्रकार की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है जो कि अपने अंदर लिबर्टेरियनिज्म और कंजर्वेटिज्म के जो एलिमेंट्स हैं उनको समेटती है। दूसरी बात यह है कि ये यूनाइटेड स्टेट्स में ओरिजिन करता है, और इसकी खास बात यह है कि जो लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म है ये लिबर्टी को फोकस करता है, प्रायोरिटी देता है, और फ्री एक्सप्रेशन ऑफ थॉट है उसको ये प्रमोट करता है, फ्रीडम ऑफ चॉइस की ये बात करता है, फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की ये बात करता है, और ये कहता है कि जो मॉडर्न लिबरल सोशल इंजीनियरिंग है उसकी जगह कंजर्वेटिव एंड्स है उसको अचीव किया जाना चाहिए। दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जो लिबर्टेरियन कंजर्वेटिज्म है ये फोकस करता है रेडिकलिज्म के ऊपर, इगोइज्म के ऊपर, ऑटोमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म के ऊपर भी ये फोकस करता है। ये समाज में मेरिटोक्रेसी की बात करता है, और ये बोलता है कि सोसाइटी में इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये मार्केट ऑर्डर्स की बात करता है, लेसेस फेयर इकोनॉमिक्स की बात करता है, और ये एंटी वेलफेयरिज्म की बात करता है। अब हम कंजर्वेटिज्म के की थिंकर्स को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें पहला नाम आता है रिचर्ड हुकर का, जो कि चर्च ऑफ इंग्लैंड के इंग्लिश प्राइज रहे हैं और इन्फ्लुएंशियल थियोलॉजियन रहे हैं। अगली इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि ये 16वीं शताब्दी के इंग्लिश थियोलॉजियन रहे हैं, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इन्होंने एक किताब लिखी जिसका शीर्षक था ऑफ द लॉजिज ऑफ एक्लेक्सियस्टिकल पॉलिटी। इस किताब की खास बात यह है कि इन्होंने जो चर्च ऑफ इंग्लैंड है इसको डिफेंड किया, और जो रोमन कैथोलिसिज्म है और जो प्यूरिटिनिज्म है उसकी इन्होंने आलोचना की। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एंग्लिकन ट्रेडिशन है इसकी इन्होंने काफ़ी प्रशंसा की, और इन्होंने बाइबल, चर्च और जो रीजन है इसको इन्होंने इंग्लिश ट्रेडिशन की 3 इम्पोर्टेंट डोरियां बताई जो कि बहुत मजबूत है। अगले इम्पोर्टेंट स्कॉलर का नाम आता है एडमंड वर्क का, जो कि ब्रिटिश स्टेट्समैन, पार्लियामेंट्री ऑरेटर और कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने अपनी प्रमुख कृति रिफ्लेक्शंस ऑन द रेवोल्यूशन इन फ्रांस, जो कि 1790 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने जहां एक तरफ जैकोविनिज्म की आलोचना की, उसको अपोज किया, वहीं दूसरी तरफ इन्होंने कंजर्वेटिज्म को काफी प्रेज किया। अगली इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि इन्होंने इसी महत्वपूर्ण कृति में ये कहा कि रेवोल्यूशन सही नहीं होती है, क्योंकि रेवोल्यूशन के द्वारा जो गुड सोसाइटी होती है स्टेट की और जो ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उसका जो फैब्रिक है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये कंजर्वेटिव जो फैक्शन है उसकी जो विग पार्टी थी उसके ये सदस्य रहे थे। हालांकि इनके विरोध में और एक पार्टी थी जिसका नाम था प्रो फ्रेंच रेवोल्यूशन न्यू विग्स, जो कि चार्ल्स जेम्स फोक्स के द्वारा लीड की गई थी। अगले थिंकर का नाम आता है थॉमस हॉब्स, जो कि इंग्लिश फिलोसोफर रहे हैं, और ये जाने जाते हैं अपनी प्रमुख कृति लेवाइथान के लिए, जो 1651 को पब्लिश होती है। दूसरी सबसे अहम बात यह है कि इसी कृति में इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को दिया था, और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसॉफी के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। और एक खास बात यह है कि इनको ट्रेडिशनली माना जाता है एक कंजर्वेटिव थ्योरिस्ट। तो इनके कुछ वर्क्स रहे हैं, तो स्क्रीन पर जितने भी वर्क आपको दिखाई दे रहे हैं आप इनको अच्छे से नोट कर लें। अगले थिंकर का नाम आता है जॉन लॉक, जो कि अगेन इंग्लिश पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एनलाइटनमेंट थिंकर के रूप में जाना जाता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको फादर ऑफ लिबरलिज्म के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि लॉक ने ये कहा कि राइट्स आर बाउंडेड बाय सोशल ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन, और ख़ास बात ये भी है कि जॉन लॉक को जाना जाता है फादर ऑफ क्लासिकल लिबरलिज्म, और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको पायनियर माना जाता है कंजर्वेटिव थॉट का। तो इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क रहे
हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आप इनको अच्छे से नोट कर लें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी है। कंजर्वेटिज्म के नेक्स्ट थिंकर का नाम आता है माइकल ऑक्सफोर्ड, जो कि अगेन ब्रिटिश फिलोसोफर रहे हैं और कंजर्वेटिव पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये कहा कि जो ट्रेडिशन और जो एक्सपीरियंस होती है, हिस्ट्री होती है, ये अनलिमिटेड होती है और इन्होंने इन सभी चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया। अगली महत्वपूर्ण बात ये भी है कि इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कोट दी जिसमें इन्होंने ये कहा कि इन पॉलिटिकल एक्टिविटी मैन सेल अ बाउंडलेस एंड बॉटमलेस सी। तो ये कोट आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट कर ले। वहीं इन्होंने कंजर्वेटिज्म को डिफाइन करते हुए एक लंबी चौड़ी कोट दी जिसको मैं हिंदी में पढ़ रहा हूँ। तो इन्होंने ये कहा कि रूढ़िवादी होने का अर्थ है अज्ञात के स्थान पर परिचित को प्राथमिकता देना, अप्रयुक्त के स्थान पर परीक्षित को प्राथमिकता देना, रहस्य के स्थान पर तथ्य को प्राथमिकता देना, संभव के स्थान पर वास्तविक को प्राथमिकता देना, असीम के स्थान पर सीमित को प्राथमिकता देना, दूरस्थ के स्थान पर निकट को प्राथमिकता देना, प्रचुर के स्थान पर पर्याप्त को प्राथमिकता देना, पूर्ण के स्थान पर सुविधाजनक को प्राथमिकता देना, काल्पनिक आनंद के स्थान पर वर्तमान जो खुशी होती है, हंसी होती है, उसको प्राथमिकता देना। इसी का मतलब कंजर्वेटिज्म है, ये माइकल ऑक्सफोर्ड ने कहा। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कोट हालांकि लंबी चौड़ी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जहन में यानी कि अपने माइंड में अच्छे से बिठा लें। वहीं इनकी कुछ इम्पोर्टेंट कृतियां भी रही है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, आप अच्छे से इनको याद कर लें। कंजर्वेटिज्म के अगले थिंकर का नाम आता है डेविड ह्यूम, जो कि स्कॉटिश फिलोसोफर, हिस्टोरियन, इकोनॉमिस्ट रहे हैं और एसेइस्ट रहे हैं, जिनकी खास तौर पे फिलोसॉफिकल जो एम्पिरिसिज्म है और जो स्केप्टिसिज्म है उसमें काफ़ी रुचि रही। दूसरी बड़ी बात यह है कि ह्यूम ने एक इम्पॉर्टेंट नोशन यानी कि एक आइडिया दिया जिसका नाम था सिविलाइज्ड मोनार्की। तो इन्होंने सिविलाइज्ड मोनार्की को डिफाइन करते हुए कहा कि ऐसी मोनार्की को हम सिविलाइज्ड कह सकते हैं जहां पर राजा रूल ऑफ लॉ के अधीन काम करता है, ना कि रूल ऑफ लॉ को अपने हिसाब से चलाता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि जो मोनार्क है यानी कि किंग है, जब अपने आप को लिमिट करता है ब्रेक द रूल ऑफ लॉ के लिए, तो उसको आप सिविलाइज्ड मोनार्की कहते हैं। अगली महत्वपूर्ण बात ये भी है कि जो इनका कंजर्वेटिज्म है ये एनलाइटनमेंट के जो मटेरियल्स है उससे काफ़ी ज़्यादा कंस्ट्रक्टेड था, निर्मित था। और इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क रहे हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप इनको अच्छे से नोट कर लें क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले थिंकर का नाम आता है एलेक्स डी टॉकेविले का, जो कि फ्रेंच एरिस्टोक्रेट, डिप्लोमेट, सोशियोलॉजिस्ट, पॉलिटिकल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल फिलोसोफर और हिस्टोरियन रहे हैं। खास बात ये है कि ये जाने जाते हैं डेमोक्रेसी इन अमेरिका की बुक के लिए, जो कि 1835 को पब्लिश होती है। इनकी एक और महत्वपूर्ण कृति रही है जिसका टाइटल था द ओल्ड रिजिम एंड द रेवोल्यूशन। खास बात ये भी है कि ये 20th सेंचुरी में जो अमेरिका में कंजर्वेटिव राइट था उसके बहुत बड़े फिलोसोफर ये रहे हैं और इन्होंने अपनी प्रमुख कृति डेमोक्रेसी इन अमेरिका में पॉलिटिकल कंजर्वेटिज्म के जो सेंट्रल टीनेट्स है यानी कि विशेषताएं हैं, पहलू है, उसकी इन्होंने चर्चा की। खास बात ये भी है कि अमेरिका में जो कंजर्वेटिव राइट रहा उसके जितने भी थिंकर्स रहे वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एलेक्स डी टॉकविले के पॉलिटिकल थॉट से इंस्पायर रहे। अगले इम्पोर्टेंट थिंकर का नाम आता है रसेल किर्क, जो कि अगेन अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर, मोरलिस्ट, हिस्टोरियन, सोशल क्रिटिक, लिटरेरी क्रिटिक और ऑथर रहे हैं। और ख़ास बात यह है कि 20th सेंचुरी में जो अमेरिकन कंजर्वेटिज्म है उसके ऊपर इनका काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि इनकी 1953 में द कंजर्वेटिव माइंड नाम से एक बुक पब्लिश होती है जिसमें इन्होंने जो अमेरिका है उसमें जो कंजर्वेटिव मूवमेंट है उसको प्ले करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और ख़ास बात यह है कि जो एंग्लो अमेरिकन ट्रेडिशन है उसके डेवलपमेंट में जो कंजर्वेटिव थॉट है उसको इन्होंने काफी विकसित किया था, काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगले थिंकर का नाम आता है टेड हॉन्ड्रेक का, जो कि
कैनेडियन बॉर्न ब्रिटिश फिलोसोफर रहे हैं। इनकी खास बात यह है कि 1990 में ये एक कंजर्वेटिज्म के नाम से बुक लिखते हैं, जिसमें इन्होंने जो ब्रिटिश कंजर्वेटिज्म है और जो अमेरिकन कंजर्वेटिज्म है उसके बीच अंतर को इन्होंने इस बुक में दिखाया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने ये कहा इस बुक में कि किस तरह से जो अमेरिकन पॉलिटिक्स और ब्रिटिश पॉलिटिक्स है उसमें जो कंजर्वेटिज्म के बीच एक आइडियोलॉजिकल जो अंतर है उसको इन्होंने इस कृति में दिखाया। अगले थिंकर का नाम आता है जोसेफ डी मेस्त्रे, जो कि फ्रेंच पोलेमिकल ऑथर, मोरलिस्ट और डिप्लोमेट रहे हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 1789 की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसके बाद इन्होंने कंजर्वेटिव ट्रेडिशन में काफी योगदान दिया। इसके बहुत बड़े एक्सपोनेंट बन जाते हैं। इनको फोर फादर ऑफ कंजर्वेटिज्म के रूप में जाना जाता है और इन्होंने फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद सोशल हायरार्की और मोनार्की की वकालत की। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क भी रहे हैं, जिनमें पहला आता है कंसिडरेशन ऑन फ्रांस और दूसरा इसमें आता है द जेनरेटिव प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन। अगले थिंकर का नाम आता है फ्रेडरिक हायाक, जो कि ऑस्ट्रियन बॉर्न ब्रिटिश एकेडमिक रहे हैं। इन्होंने पॉलिटिकल इकोनॉमी, पॉलिटिकल फिलोसॉफी और इंटेलेक्चुअल हिस्ट्री में बड़ी मात्रा में कंट्रीब्यूट किया। इनकी खास बात ये भी रही है कि ये इंडिविजुअलिज्म के ऊपर बहुत बड़ी आस्था रखते थे, यानी कि फर्म बिलीवर थे। इन्होंने मार्केट ऑर्डर को भी काफ़ी प्रेज किया और इन्होंने सोशलिज्म को काफ़ी मात्रा में यानी कि बड़ी मात्रा में क्रिटिसाइज किया। इनकी खास बात ये भी है कि इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण कृति जिसका शीर्षक था द रोड टू सर्फडम, जो कि 1944 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने डिफेंस किया लेसेस फेयर जो पॉलिसी है उसका, और इन्होंने इकोनॉमिक इंटरवेंशन के ऊपर भी काफ़ी अटैक किया। इन्होंने इसको टोटलिटेरियन के फॉर्म के रूप में देखा। इनकी खास बात ये भी है कि ये 1960 में द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी लिखते हैं, जबकि 1979 में इनकी बुक लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी पब्लिश होती है और इसमें इन्होंने जो मॉडिफाइड फॉर्म है ट्रेडिशनलिज्म का उसको इन्होंने सपोर्ट किया और इन्होंने एंग्लो अमेरिकन जो वर्जन है कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का उसको काफ़ी प्रेज किया, जो कि लिमिटेड गवर्नमेंट के ऊपर फोकस करता है। इन 3 वर्क्स के अलावा इनके कुछ अन्य वर्क्स भी रहे हैं, जिनमें पहला आता है प्योर थ्योरी ऑफ कैपिटल, अगला इसमें आता है द इंटेलेक्चुअल्स एंड सोशलिज्म, अगला आता है द मिरर्स ऑफ सोशल जस्टिस और अगला आता है इसमें व्हाई आई एम नॉट अ कंजर्वेटिव। अगले थिंकर का नाम आता है रॉबर्ट नॉजिक, जो कि अगेन अमेरिकन पॉलिटिकल फिलोसोफर रहे हैं। इनकी खास बात यह है कि इन्होंने जॉन रॉल्स के आइडियाज़ को रिस्पॉन्स करने के लिए, चैलेंज करने के लिए इन्होंने राइट बेस्ड लिबर्टेरियनिज्म को डेवलप किया। इनकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि ये जॉन लॉक से काफ़ी इंस्पायर रहे। इसके अलावा अमेरिका के जो इंडिविजुअलिस्ट रहे 19th सेंचुरी के, उनसे भी ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस रहे, काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर हुए और इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने ये कहा कि प्रॉपर्टी के मामले में जो इंडिविजुअल्स हैं इनको बड़ी मात्रा में राइट्स होने चाहिए और स्टेट को कोई भी हक नहीं होगा कि इंडिविजुअल की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर इंटरवेंशन करे। बस शर्त इतनी है कि जो इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी है वो लीगली अर्न्ड हो। अगर किसी भी इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी लीगली अर्न्ड है तो इसमें स्टेट इंटरवेंशन नहीं कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता है या फिर दूसरे को ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है। इनकी खास बात ये भी रही कि इनकी प्रमुख कृति एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, जो कि 1974 को पब्लिश होती है, इसमें इन्होंने वेलफेयरिज्म और जो रीडिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वकालत जॉन रॉल्स ने की थी उसको इन्होंने रिजेक्ट किया और इन्होंने मिनिमल गवर्नमेंट और मिनिमल टैक्सेशन की बात की। इनके कुछ इम्पोर्टेंट वर्क्स भी रहे हैं जो आपको याद रखने हैं। तो इसमें पहला आता है एनार्की, स्टेट एंड यूटोपिया, दूसरा आता है फिलोसॉफिकल एक्सप्लेनेशंस, तीसरा इसमें आता है द नॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल चॉइस, इसमें अगला आता है द एग्जामाइन लाइफ, इसमें नेक्स्ट आता है द नेचर ऑफ रैशनैलिटी, अगला इसमें आता है सोक्रेटिक पजल्स और लास्ट इसमें आता है इनका एक एस्से जो कि नेट के एग्जाम में भी पूछा गया था। इसका टाइटल था द जिगजैग ऑफ पॉलिटिक्स। अगले थिंकर का नाम आता है हन्ना आरेंट, जो कि अगेन जर्मन अमेरिकन हिस्टोरियन और फिलोसोफर रही हैं। इनके बारे में खास बात यह है कि इनको 20th सेंचुरी की मोस्ट
इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल थ्योरिस्ट मानी जाती है। और इनकी खास बात ये भी है कि इनका वर्क, इनकी रिसर्च नेचर ऑफ वेल्थ, पावर, इविल, पॉलिटिक्स, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, अथॉरिटी, ट्रेडिशन एंड टोटलिटेरियनिज्म के ऊपर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनको जाना जाता है कंट्रोवर्सी, जिस कंट्रोवर्सी का नाम था ट्रायल ऑफ एडोल्फ आइशमान। खास बात यह है कि इन्होंने इसमें ये बताने की कोशिश की कि जो टोटलिटेरियन सिस्टम है उसके अंतर्गत साधारण से साधारण, ऑर्डिनरी से ऑर्डिनरी पीपल भी कैसे एक्टर बन जाते हैं। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया जिसका नाम था द बेनेलिटी ऑफ इविल। इनके कुछ इम्पॉर्टेंट वर्क्स रहे हैं जिनको आपको याद करना है। तो इसमें इनका पहला आता है द ओरिजिन्स ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, अगला इसमें आता है द ह्यूमन कंडीशन, नेक्स्ट आता है बिटवीन पास्ट एंड फ्यूचर, अगला इसमें आता है ऑन रेवोल्यूशन, नेक्स्ट आता है आयुष्मान इन जेरूशलम, और लास्ट इसमें आता है ऑन वायलेंस। अगले थिंकर का नाम आता है इरविंग क्रिस्टोल, जो कि अमेरिकन जर्नलिस्ट और राइटर रहे हैं। इनकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनको न्यू कंजर्वेटिज्म के गॉडफादर के रूप में जाना जाता है। इनकी कुछ इम्पोर्टेंट कृतियां रही है जिनमें पहली आती है ऑन द डेमोक्रेटिक आइडिया इन अमेरिका और दूसरी आती है टू चीयर्स फॉर कैपिटलिज्म। अब हम लास्ट में नियो कंजर्वेटिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है 1979 में, तब जब इरविंग क्रिस्टोल को एस्क्वायर कवर पेज में शामिल किया जाता है और इनको वहां पर गॉडफादर के रूप में दिखाया जाता है नियो कंजर्वेटिज्म के। खास बात ये भी है कि 1979 में इनकी बुक पब्लिश होती है जिसका टाइटल था द नियो कंजर्वेटिव्स, द मैन हु आर चेंजिंग अमेरिकाज पॉलिटिक्स। और इसके बाद ही अमेरिका में जो नियो कंजर्वेटिज्म है वो काफ़ी ज़्यादा फैल गया था। हालांकि नोट करने वाली बात ये भी है कि जो नियो कंजर्वेटिज्म है इसको एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में देखा जा सकता है जो कि 1960 के दशक में ही यूनाइटेड स्टेट्स में शुरू होने लगा था। हालांकि दूसरी बड़ी बात ये भी है कि जो नियो कंजर्वेटिव्स है ये वर्ल्ड लेवल पे डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की बात करते हैं और साथ में ये कहते हैं कि जो पावर है, स्ट्रेंथ है, उसके द्वारा ही पीस को दुनिया में एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए। हालांकि सबसे बड़ी बात ये है कि जो रेडिकल पॉलिटिक्स है और जो कम्युनिज्म है ये अपोज करता है इन सभी का। न्यू कंजर्वेटिज्म का अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इसको कंजर्वेटिव आइडियोलॉजी के अंतर्गत एक डेवलपमेंट के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें डोमेस्टिक पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी शामिल है। इसकी खास बात यह है कि ये मिनिमल और स्ट्रॉन्ग स्टेट को सपोर्ट करता है। ये बोलता है कि स्टेट ऐसा होना चाहिए जो व्यक्ति के मामले में यानी कि आर्थिक क्षेत्र में कम से कम हस्तक्षेप करे और स्ट्रॉन्ग स्टेट हो। भले ही कम से कम कार्य करे लेकिन स्टेट स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इसकी अगली बात ये भी है कि ये इकोनॉमिक इंडिविजुअलिज्म के ऊपर फोकस करता है और फ्री मार्केट की बात करता है। दूसरी इसकी खास बात ये भी है कि जब फॉरेन पॉलिसी की हम बात करते हैं तो ये एसोसिएटेड है बुश एडमिनिस्ट्रेशन से अमेरिका में, जो कि 9/11 इंसिडेंट के बाद शुरू हुआ था। ये कहता है कि यूएसए की जो हेजेमनी है वो दुनिया में होनी चाहिए और ये जो हेजेमनी होगी ये बेनोवलेंट ग्लोबल हेजेमनी होगी जिसमें कि अमेरिका की जो मिलिट्री पावर है उसको इंक्रीज किया जाएगा और जो डेमोक्रेसी है उसको प्रमोट किया जाएगा। अब हम नियो कंजर्वेटिज्म को इसके थीम्स के द्वारा कंक्लूड कर लेते हैं। तो इसका पहला पॉइंट ये है कि ये ट्रेडिशनल कंजर्वेटिज्म है क्योंकि ये ट्रेडिशंस की बात करता है। इसका दूसरा पॉइंट ये है कि ये ऑर्गेनिसिज्म की बात करता है क्योंकि ये दुनिया को, वर्ल्ड को इस तरह से देखता है जिस तरह से एक ह्यूमन बॉडी होती है। दूसरा इसका पॉइंट ये है कि ये ट्रेडिशंस की बात करता है यानी कि ट्रेडिशनलिज्म की बात करता है, परंपराओं को साथ लेकर चलता है। इसकी खास बात ये भी है कि ये अथॉरिटेरियनिज्म की बात करता है। ये बोलता है कि पावर के द्वारा ही दुनिया में पीस और डेमोक्रेसी को प्रमोट यानी कि एस्टैब्लिश किया जा सकता है। इसका अगला पॉइंट ये है कि ये सोशल ऑर्डर की बात करता है और ये भी बोलता है कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हैं। और इसकी खास बात ये भी है कि नेचुरल हायरार्की की बात करता है। ये कहता है कि सोसाइटी में, समाज में या फिर वर्ल्ड में कुछ हायरार्कीज होती है जो नेचुरली होती है
छोटा-बड़ा पद प्रतिष्ठा वो सारी होती है, तो उसको हम नेचुरल हायरार्की कह सकते हैं। अगला पॉइंट ये आता है कि ये स्ट्रॉन्ग स्टेट की बात करता है, हालाँकि साथ में मिनिमल स्टेट की भी बात करता है। और अगला पॉइंट ये है कि ये इंस्यूलर नेशनलिज़्म की बात करता है। और लास्ट पॉइंट ये आता है कि ये ग्लोबलाइज़ेशन का क्रिटिक करता है, यानी कि एंटी ग्लोबलाइज़ेशन की बात करता है।